हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में मिशन एग्ज़ाम में। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी यहाँ पर एक होकर के मिशन लेखपाल को टारगेट करके मिशन लेखपाल को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय क्योंकि आगामी एग्ज़ाम एकदम जो है नज़दीक आया हुआ है, वो लेखपाल है, इसलिए हमारा टारगेट एकदम लेखपाल को क्रैक करना है। और ये सीरीज़ क्योंकि जो है इसमें सारे के सारे जीके जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और ये सीरीज़ जो है एनसीईआरटी को हम पूरा लेखपाल तक के कंप्लीट कर लेंगे। और ये आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में। उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए एनसीईआरटी कितना उपयोगी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है एनटीए जो कि सभी एग्ज़ाम्स को करवाती है, उसने तो क्लियरली बोल दिया है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे। और जैसा कि आज ही जो है नोटिफिकेशन आया है, और आप सभी को पता है, जिनको ना पता हो तो वो भी जान लीजिए कि आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक वैकेंसी बाहर आई है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। और विदिन 2 और 3 डेज जो है, या फिर विदिन 15 दिनों में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट कई सारी वैकेंसीज आउट करने वाला है। उसी में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और हमारा लक्ष्य भी है, समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ हाई कोर्ट का भी नोटिफिकेशन होगा। और उसके पहले आज जो है ग्रेड 1 की परीक्षा जो है, ग्रेड 1 की वैकेंसी है पर्सनल सेक्रेटरी निजी सचिव होते हैं, और ग्रेड 1 की जॉब होती है। लगभग समझ लीजिए पे स्केल होता है उसका 56,000 से शुरू होगा, 55-56,000 से, और 1,00,000-1,50,000 तक की इसकी सैलरी होती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी यूपी जीके भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों में। आप सभी को पता है, स्पेशली अगर हाई कोर्ट का है या फिर सचिवालय का है, चाहे वो आरओ या फिर हाई कोर्ट का आरओ हो या फिर सचिवालय का आरओ हो, उसमें जो है सभी में यूपी जीके हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पे करता है इसमें। और उन सब को देखते हुए ही हम यूपी जीके के लिए आप सभी को बता दूं तो परीक्षावाणी से अच्छी कोई बुक नहीं होती है। और आपको परीक्षावाणी का बुक पेज वाइज एकदम पॉइंट टू पॉइंट परीक्षावाणी को पढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और आपको एक एक पॉइंट जो है परीक्षावाणी से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के सामने होंगे। और इसी के साथ हम लोग 2 मिनट हो गया, 3 मिनट बीत गए हैं, सीधे क्लास को शुरू करेंगे। बाकी बातें किसी और वीडियो में बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी है, क्या है। तो उस क्रम में आज हम लोग देख रहे हैं कि यूपी जी के परीक्षावाणी से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जो है प्रदेश का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश का नाम किस किस सन में क्या क्या था, और वर्तमान नाम जो है किस सन में हुआ, और वर्तमान जो कि उत्तर प्रदेश नाम है, ये सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1836 में जो है इसके नाम में संशोधन होने शुरू हुए थे, 1836 से। तो 1836 में जब 1836 होगा या उसके पहले तो इसको जो है उत्तर पश्चिम प्रांत ही कहा जाता था, या फिर संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1836 में इसका नाम हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। फिर आते हैं 1877 में, फिर संशोधन हुआ, और 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत से बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध नाम कर दिया गया। नामकरण देखिए आप सभी कैसे कैसे नामकरण बदला जा रहा है इसका। फिर 1902 आता है, 1902 में इसका नाम हो जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न जो है ये एग्जाम्स में आ चुका है कि कहीं ना कहीं इतने जो 4-5 नाम है यूपी के वो पूरा आता ही है, और स्पेशली ये लास्ट लाइन तो ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। फिर 1902 में जो है हमारे प्रदेश का नाम होता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद फिर से चेंज किया जाता है 1937 में। 1937 से केवल इसको संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और उसके बाद आती है वो तारीख जब हमारे उत्तर प्रदेश को उसका परमानेंट नाम मिला है, जो आज तक भी चल रहा है।
24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 वो तारीख है, वो डेट है जबकि हमारे प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। हालांकि ये चारों पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, आप सभी ऐसे ही लिख लीजिए। प्रदेश की राजधानी का भी यही क्रम है कि जब 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम पड़ा था, तब इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। तो ये 1836 में आगरा थी जब उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। फिर आ जाते हैं 1858 में, जो इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? प्रयागराज को। अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है और प्रश्न ये बनता है कि प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाई गई थी, तो हम क्या बताएंगे कि 1858 में, वो भी एक दिन के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक दिन के लिए बनाई गई थी प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्योंकि जो प्रयागराज में आप सभी को पता है नैनी पुल के पास जो है मिंटो पार्क है, मदन मोहन मालवीय पार्क जो है, वहीं पे जो है महारानी एलिजाबेथ का स्वागत में सभा बिठाई गई थी, सभा वगैरह हुए थे, तो उसको मिंटो पार्क भी कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो उस दिन के लिए, उनके स्वागत के लिए उसको एक दिन की राजधानी बनाई गई थी। और इसका विस्तृत बात हम फिर कभी, अभी तो हम उत्तर प्रदेश से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर कि हमने देखा कि प्रयागराज को भी एक दिन के लिए प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। 1921 में जो है लखनऊ को हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई तो गई, लेकिन आंशिक रूप से बनाई गई, अर्थात अंशतः बनाई गई, पूर्ण रूप से नहीं बनाई गई थी। और फिर आता है वो डेट जबकि उत्तर प्रदेश को उसकी पूर्ण रूप से और परमानेंट राजधानी मिल गई लखनऊ। वो डेट है 1935। 1935 में ही लखनऊ को उत्तर प्रदेश की परमानेंट या पूर्णतः जो है राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश राज्य से नाम से राज्य का गठन कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि पहले ही हमने देखा था। ये सब ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट है, इसको बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर होगा, और क्योंकि ये लेखपाल के लिए है तो हमें सिर्फ पॉइंट पढ़ना है। और इसके बाद जब लेखपाल की परीक्षा एक बार हो जाएगी और हम एकदम जो है सचिवालय के लिए समर्पित हो जाएंगे, सचिवालय की जो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आने वाला है, जून में उसका नोटिफिकेशन आएगा, जब हम उसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे तो हम आपको उत्तर प्रदेश का जो है एकदम थियोरेटिकल बुक भी सामने आपके लेकर आएंगे, जो कि एकदम एक एक पॉइंट उत्तर प्रदेश में जो कितने जनपद महाजनपद पड़ते हैं, जो मगध मतलब मौर्योत्तर काल में ये सब जहाँ 16 महाजनपद थे, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे, सबका एकदम विस्तृत वर्णन वाली बुक भी हमारे पास है। सब चीज़ है हमारे पास, बस आपका साथ चाहिए, और आपके सामने हम हर एक चीज़ लेकर के आएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी बुक्स हैं, बुक्स भी खरीदने की ज़रूरत किसी को नहीं है। तो राज्य का पुनर्गठन कब होता है? राज्य का पुनर्गठन अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 9 नवंबर को वो दिन था जब सन 2000 को जो है उत्तराखंड जो है, आज का उत्तराखंड या फिर हरिद्वार जो है, वो 9 नवंबर सन 2000 के पहले जो है वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो 9 नवंबर 2000 को राज्य से 13 जिलों को अलग करके क्या बनाया गया? उत्तराखंड जिला बना था। जो आज का उत्तराखंड है वो पहले उत्तर प्रदेश में ही था, उत्तर प्रदेश का ही भाग था वो भी। अब प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा आती है। तो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई? प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी 1947 में। अक्टूबर से देवनागरी लिपि हिंदी होगी। ठीक है, अर्थात प्रथम राजकीय भाषा अगर पूछे तो हिंदी, और किस लिपि में हिंदी? देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। और इसकी घोषणा कब की गई? तो 1947 में की गई।
और राजकीय भाषा प्रथम राजकीय भाषा अर्थात हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया? 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा किसे बनाया गया? 1989 से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया। सेकेंडरी जो है लैंग्वेज है ये। राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय मीन है चिताला। मीन मतलब मछली होती है, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसु। 4 जनवरी 2011 से इसको राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। अगर बात करें राजकीय चिन्ह की, अर्थात उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त बनाया गया रहता है, उसमें 2 मछलियां रहती हैं, एक तीर धनुष रहता है। यह चिन्ह जो है कब स्वीकार किया गया था? 1938 में। और राजकीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है, गंगाटिका डॉल्फिन है, अर्थात तो गंगीय डॉल्फिन इसको बोलते हैं, प्लैटेनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रदेश की शासनिक या प्रशासनिक संरचना पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले, ये बहुत ही ये अब जो है ये जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम आई लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे हमने कई सारे जो है एग्ज़ाम दिए भी हैं जहाँ पर ये एकदम ऐसे ही क्रमवार प्रश्न रहता है कि प्रश्न ये बनता है कि एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं। शामिल जिले करके नीचे ऑप्शन दे देता है और ऑप्शन में कुछ में इतने मतलब इन्हीं में से रहते हैं कई सारे ऑप्शन, 3-4 जिले करके, और कहीं कहीं पे अलग थोड़ा एक आध आंसर अलग, एक आध जिला अलग से डाल देते हैं और उसी में से हमें छांटना पड़ता है, ठीक है। पर हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और वो जिले कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली, ठीक है। इसका हमने जो है ट्रिक भी बनाया था, इसको आप सभी ऐसे ही याद कर लीजिए बिना कुछ उसके। और हम तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इसको पूरा याद करने में आपको तकलीफ़ होगी, और इसीलिए जो है इसके हर जो है ज़िले हैं तो उनके पहले पहले अक्षर को हम लोग याद ऐसे पढ़ लेंगे, मे गा गौ बुल बू हा बा मू शा, ठीक, ऐसे पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ट्रिक भी हमने बनाई थी, अभी याद उसकी नहीं आ रही है क्योंकि एक और बुक थी हमारे पास परीक्षा वाली की, तो उसमें हमने छोटा छोटा ऐसे लिख दिया था। और आप सभी एकदम इसको ऐसे ही 8 जिले तो हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। और ये बहुत ही ये पहला जो है ये इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना सभी लोग। और फिर आ जाता है एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, अर्थात ये 8 जिले तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी जो जिन्हें प्रस्तावित किया गया है शामिल करने के लिए वो है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। अप्रवासी भारतीयों को समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? 18 जुलाई 2014 को। अर्थात अगर पूछे कि राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, जो कि अप्रवासी भारतीयों जो यहाँ से जो है दूसरे देश में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो उन लोगों को उनकी समस्याओं के लिए राज्य में ठीक करने के लिए राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया था। और उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है जनवरी में एनआरआई दिवस भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले, अर्थात कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है हर जगह तो लागू नहीं होती है, और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये जो है उत्तर प्रदेश जो पुलिस की है या एसआई की है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। तो वो है
लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयाग और आगरा। तो हमने इसका ट्रिक क्या बनाया था, लख गौवा कागा पर आ, लख गौवा कागा पर आ, अर्थात लख से लखनऊ हो जाएगा, गौ से गौतम बुद्ध नगर, वा से वाराणसी, का से कानपुर, गा से गाजियाबाद नगर, पा से प्रयागराज और आगरा, आ से आगरा होगा। तो लख गौवा कागा पर आ। ठीक है, अब प्रदेश में आ जाते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप सभी यहाँ पर आंकड़े देखना चाहे तो देख लीजिए। ये 2000 जनवरी 2022 के आंकड़े, तो ये बिल्कुल ही जो है किसी काम के नहीं है, इसको आप लोग देखिए भी मत। मैं तो कहूँगी राज्य विधानसभा कौन सी है, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है, ये आता भी है, ये हमने कई एग्जाम्स में देखा भी है। जो है राज्य, अब पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल की प्रवृत्ति क्या है या किस तरीके का है, तो जैसे कि द्विसदनात्मक है। ठीक है, अब राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी जहाँ जहाँ पर हम टिक करते चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 431 थी। और उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 प्लस 1, मतलब 425 होती थी सदस्यों की संख्या, और एक को मनोनीत किया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट है वर्तमान में, ये यहाँ पर हम लोग टिक लगा देंगे, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, तो वर्तमान में हो जाएगी 403। अब पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें हैं क्रमशः इतनी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई क्रमशः इतनी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देखना चाहे तो आप सभी देख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ये। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनावों में पार्टियों का प्रदर्शन, ये भी जो है कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, ये पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है तो प्रयागराज है, और यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ती, ये और महोबा और चित्रकूट, यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 86, 84 SC के लिए और 2 ST के लिए। ठीक, आते हैं आगे की तरफ, देखेंगे अब। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से मात्र बाहर, अगर पूछे कि स्वतंत्रता के बाद से अभी तक जो है राज्य विधानसभा की बैठक लखनऊ से बाहर कहाँ हुई है, तो वो प्रयागराज में हुई है। 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। अब राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई, वो भी प्रयागराज में हुई, और 29 जनवरी 2019 को हुई थी। विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में, ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में। उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद की कुल संख्या थी 108, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट हाँ देख लेंगे एक बार। वर्तमान, क्योंकि भाई विभाग है, पता नहीं क्या ही पूछ ले, आजकल तो कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की क्रमशः संख्या है 17 व 0। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर पूछे तो गाजियाबाद है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र अगर पूछे तो वो भी गाजियाबाद है, और गाजियाबाद की जगह पे अगर साहिबाबाद हो तो उसको भी हम लोग गाजियाबाद ही समझेंगे। और प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी होगी, 31, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या के साथ ही राज्यसभा सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए
आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि राज्य में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, क्योंकि आपको पता है कि देश में अब तक कुल जो है अब तक उत्तर प्रदेश में जो है अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, अर्थात एक साल का लगभग 1 साल तक, और मेरे ख्याल से सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति शासन था। और फिर यहाँ पे देखा हमने पहले ही बोला कि अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। और 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। ठीक है। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 होती है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 है। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले हैं बदायूं, सर्वाधिक वैधानिक नगर है इसमें। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। सर्वाधिक वैधानिक नगर किसमें है? बदायूं में। और सबसे कम किसमें है? तो श्रावस्ती में। बदायूं में 23 जिले हैं और नगर हैं वैधानिक नगर, और श्रावस्ती में सिर्फ 2 हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 267। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला है वाराणसी, 34 है यहाँ पर। इसको हटा देते हैं ताकि आप सभी को दिखने में आसानी हो। यहाँ पे 34 हो जाएगा। राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन सा है? तो 3 है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व न्यू कानपुर सिटी। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आई लिखेंगे। राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन से हैं? 3 है। कितने हैं अगर पूछे? 3 है। तो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और कानपुर सिटी है। ठीक। राज्य में बात पूछी जाए कि कितने विकास प्राधिकरण है? तो 28 विकास प्राधिकरण है। कितने कैंट बोर्ड हैं? तो 13 कैंट बोर्ड है। ये सारे फैक्ट हैं, आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे और इसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो राज्य में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो 4 हैं। आर्थिक क्षेत्र भी 4 हैं। संभागों या मंडलों की संख्या है 18। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़, जो कि अप्रैल 2008 में सृजित किया गया था। सबसे बड़े संभाग या मंडल हैं कानपुर, लखनऊ व मेरठ। यहाँ पर 6 जिले हैं। देखिए, एक जो मंडल होता है, मंडल क्या होता है? जैसे कि कानपुर मंडल है एक, तो कानपुर के अंदर 6 जिलों को बना करके एक मंडल बना जाता है। वो जिलों को अलग अलग नहीं लिया जाता, इसमें जो है मंडलों को लिया जाता है। तो पूरे 18 मंडल हैं राज्य में, और प्रत्येक मंडल में कुछ, जैसे कि किसी में जो है 6 जिले हो गए, किसी में 5 जिले हो गए, किसी में 4 जिले हो गए हैं। और ये चीज़ भी हम अगली क्लास में आपको दिखाएंगे कि जैसे कानपुर में कौन कौन से मंडल आते हैं, लखनऊ में जिले आते हैं, लखनऊ में मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को पता है कि पिछले साल का पेट का एग्ज़ाम जो हुआ था, पेट का एग्ज़ाम था या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था शायद, हाँ यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था जो 60,244 वाला था शायद, या तो फिर पेट का ही था। इन दोनों में से ही कोई था। तो आप सभी ने देखा था कि लड़कियों को तो जिले के बाहर भेजा गया था, जिले से जैसे 2-3 जिला हो गया, दूर हो गया। जैसे हम प्रतापगढ़ से हैं तो हमारा फतेहपुर गया था पेपर एग्ज़ाम सेंटर और लड़कों का तो मतलब लड़कियों को तो मंडल के अंतर्गत ही दिए थे, अर्थात ये नहीं है कि सटे हुए जिलों में देंगे, मतलब मंडल के अंतर्गत देंगे, या फिर जिले से हटके थोड़ा मंडल के अंतर्गत ही रहेगा। लेकिन लड़कों का मंडल से हटा करके दिया गया था। जैसे कि लखनऊ मंडल का छात्र है तो उसको कानपुर मंडल में जितने भी जिले आएंगे उन जिलों में सेंटर दिया गया था। तो इस तरीके से सेंटर दिया गए थे। लेकिन चलिए आइए उसको छोड़ते हैं। सबसे बड़े संभाग या सबसे छोटे संभाग या मंडल, अगर देखिए संभाग और मंडल एक ही होते हैं, अगर संभाग पूछे तो भी मंडल पूछे तो भी।
तो सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती, झांसी व सहारनपुर है। इनमें भी 3-3 ज़िले हैं और इसकी भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बनाया, देख लीजिए आप लोग। मियाँ की बस्ती में, बस्ती झांसी में, ठीक, मियाँ की बस्ती झांसी में, क्योंकि उस टाइम पर ही जो पढ़ते समय जो ट्रिक बन जाती है तो मैं क्या करती हूँ कि वहीं पे लिख लेती हूँ छोटा सा पेंसिल से। तो ये वही है कि मी से हो गया मिर्ज़ापुर, आ से आजमगढ़, बा से बस्ती हो गया, की ऐसे जोड़ दिया, झा से झांसी हो गया और झांसी में, तो झा से झांसी हो गया, से सहारनपुर हो गया। ठीक, यहाँ पे 3-3 जिले हो गए हैं। और इसका भी जो है सबसे बड़े मंडलों की भी संख्या में जो है मैंने ट्रिक बनाया था, वो दूसरी वाली बुक में लिखा था, लेकिन याद आ गया तो बता दे रही हूँ। इसका जो है सबसे बड़े जो मंडल हैं कानपुर, लखनऊ और मेरठ हैं, तो इसका जो है ट्रिक हो जाएगा काल में। ठीक, एकदम सीधा है, काल में। कहाँ पे लिखूँ, इससे लिखा नहीं जाएगा, सॉरी। चलिए आप सभी समझ लीजिए कि सबसे बड़े संभाग या सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हो जाएंगे? काल में, अर्थात का से कानपुर, ला से लखनऊ, मा से मेरठ, यहाँ पर 6-6 जिले आते हैं। और सबसे छोटे संभाग या मंडल कौन से हो जाएंगे? तो मियाँ की बस्ती में, बस्ती झांसी में, ठीक, मियाँ से मिर्ज़ापुर, आ से आजमगढ़, की ऐसे ही जोड़ दिया, बा से बस्ती, झा से झांसी, सी से सहारनपुर, और इन सब में 3-3 जिले आते हैं। अब यूपी में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। लास्ट ईयर जो है हमने देखा था कि जब महाकुंभ लगा था तो एक जनपद बढ़ा करके प्रयागराज जनपद कर दिया गया था, जो कि कुंभ के क्षेत्र को एक अलग से बना दिया गया था, तो तब 76 हो गया था, लेकिन अब वापस से 75 जिले कर दिए हैं। तो आप सभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब तहसीलों की संख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है। ये 2023 का डेटा है, लेकिन जहाँ तक मुझे है कि ये अभी भी सेम ही डेटा है, कुछ बदला नहीं है। और नगर निकायों वाली कुल नगर हैं 762 है, शायद भी ये भी बदला नहीं है। कुल नगर निकाय हैं 17, कुल नगर पालिका है 200। मेरे ख्याल से तो ये सब बदले नहीं है, और अगर जो है आप सभी एक बार चेक कर लेना, बट ये बदले नहीं है, मुझे ये पूरा यकीन है। नगर निकाय या नगर पंचायतें हैं 545 हैं, जिला पंचायतें हैं 75 जिले हैं तो 75 जिला पंचायतें भी होंगी। ब्लॉकों की संख्या है 826। ब्लॉक की संख्या जरूर से जरूर, ये सब चाहे अगर आप ना भी चेक करिए, लेकिन ब्लॉक, तहसील तो डन है कि 351 ही है, बट अगर ब्लॉक है, ब्लॉक भी वैसे तो मुझे पूरा यकीन है 826 ही है, लेकिन आप कभी देख लीजिए अगर लेना। अगर क्षेत्र पंचायतें भी 826 हैं। ग्राम पंचायत सभाएं इतनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आबाद ग्राम है, ये पूछ सकता है कभी कभार, 97,814। और कुल ग्राम ये नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन ठीक है अगर आ जाता है तो। ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये पूछेंगे, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण। ये जो है ये पॉइंट छूट ना जाए, ये सबसे नीचे था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, और वो आरक्षण कितना होता है? कुल सीटों का 1/3 भाग होता है, अर्थात 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार आज की हमारी यूपी जीके की पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है, जो कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट थी। और इतना, अब बहुत ज़्यादा अगर आप ना भी पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ लेंगे तो यूपी के मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम आपको अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरा बुक्स का पूरा एक एक पॉइंट आपके सामने लेकर के आएंगे, और बुक्स के बाद हम नोट्स से भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि लेखपाल की परीक्षा के पहले अप्रैल तक हम मोस्टली बुक के जो पॉइंट वाली चीज़ें हैं और प्रैक्टिस सेट है वो सब सॉल्व हो जाए, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा में हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही देखने हैं, और थ्योरेटिकल फॉर्म में लेखपाल के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए ही हमने जो है पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही थी उसको मैंने बंद कर दिया। उसको हम चालू करेंगे लेखपाल के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि उसके बाद ही उसका ज़रूरत पड़ने वाला है। क्योंकि आगामी चाहे जो है इसकी
इलाहाबाद हाई कोर्ट की आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आर ओ आएगा उसके लिए तो यही सीरीज एकदम काफ़ी है। लेकिन जो है सचिवालय में अगर आर ओ समीक्षा अधिकारी का आता है तो हमें उसके लिए थ्योरेटिकल पूरा पढ़ना पड़ेगा, और तब हम इसलिए हम लोग लेखपाल के बाद जो है अपना एकदम विस्तार से पढ़ाई चालू फिर से करेंगे। और अभी के लिए ये इतना ही, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई ही एकदम ठीक है। और इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय सभी को, धन्यवाद।